हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे बीपीएससी टीआरई 4.0। इसमें देखिए मैं कोई एनालिसिस नहीं करने वाला हूँ, बल्कि आपको जो इसमें जुड़े हुए महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनके बारे में बात करेंगे। टीआरई कब आएगा, इस तरीके से आपकी स्ट्रेटेजी क्या होगी, टारगेट कैसे सेट करने हैं, मोटिवेशन आपको कैसे लेना है। और अभी भी आपका टीआरई 3.0 का जो रिजल्ट है पेंडिंग में पड़ा हुआ है, तो टीआरई 4.0 के लिए आपके पास समय कितना है और इसकी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट करनी चाहिए। इस तरीके से जो भी आपके पॉइंट्स हैं वो मैंने इसमें टाइप करके रखे हुए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सेशन। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिएगा और अंत तक देखिएगा इस वीडियो को, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए। और अगर आप टीआरई 4.0 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए हम बात करेंगे जो आपका टीआरई 4.0 है ये कब आएगा। तो ऐसा है कि आपका जो टीआरई 3.0 है इसका अभी तक रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, बल्कि इसमें बताएगा आपको 25 के आसपास, 25 नवंबर के आसपास इस रिजल्ट को होने को बताया गया है। देखिए अब क्या होता है क्योंकि आपका जो इसका विभाग है उसने तो अभी इसे रिजल्ट देने का तो सोच ही नहीं रखा है। जब आपका टीआरई 3.0 हुआ था और ये आपके आरक्षण के मामले में फंस गया था, नहीं तो अभी तक तो आपका अक्टूबर के मिड में या अक्टूबर लास्ट में आपका टीआरई 4 आ गया होता। लेकिन बस टीआरई 3 जो है आपका, इसी की वजह से ये आपका टीआरई 4 जो है वो लेट हो रहा है और इससे आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और इसमें आपको असमंजस है कि आपको टीआरई 4.0 की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। देखिए जब एग्ज़ाम का सर पे वो होता है ना कि मुझे टारगेट दिया गया कि इस डेट को मेरा एग्ज़ाम है, तो प्रिपरेशन ज़्यादा अच्छे से होती है। आप लोगों को ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मान लीजिए टीआरई 4.0 जो है आपका 3.0 के बाद जस्ट 1 या 2 महीने में आ गया, तो आप फिर क्या करेंगे। जो टीआरई 2.0 हुआ था, मुझे याद है टीआरई 2.0 जो हुआ था उसमें सिर्फ और सिर्फ 1 महीने का समय मिला था, ठीक है। और ऐसा इसमें भी हो सकता है कि आपको, देखिए अगले साल चुनाव है जो भी है, तो इसमें क्या है कि आपको समय बहुत कम मिलेगा। अगर मान लीजिए ये नवंबर में इन्होंने जो बताया 25 नवंबर के आसपास में रिजल्ट देने को, और अगर 25 नवंबर के आसपास में ये रिजल्ट दे देते हैं तो आपके पास मान लीजिए दिसंबर या जनवरी में एग्जाम करा देते हैं इसका, तो कोई बड़ी बात नहीं इनके लिए टीआरई 4.0 कराने के लिए। क्योंकि अगर इन्होंने बोला भी है, देखिए वैकेंसीज भी पहले से बता दिए कि लगभग में कितनी आएगी, और आपको वहाँ पे न्यूज़पेपर के माध्यम से भी जानकारी मिलती रहती है कि टीआरई 4.0 की इतनी वैकेंसी आने वाली हुई है। लेकिन अभी क्या है कि टीआरई 3 की वजह से ये आपका जितना भी प्रेशर है वो टीआरई 4.0 जो नई प्रिपरेशन करने वाले हैं उन पर पड़ा हुआ है। हालांकि टीआरई 3.0 वाला भी काफ़ी असमंजस में है, क्योंकि उसके जो मार्क्स हैं या आपके जैसे मार्क्स वगैरह हुए होंगे, आपने टीआरई 3.0 दिया होगा, तो उसमें आपके मार्क्स जो हैं वो एक बॉर्डर लेवल पे हैं। तो आपको अभी भी असमंजस है कि 3.0 की मतलब रिजल्ट देखने के लिए वेट करें या 4.0 की तैयारी करें। तो मैं तो आपको यही सलाह दूंगा कि अगर आपका जो रिजल्ट है वो अगर बॉर्डर लाइन पे है तो अभी से आप स्टार्ट कर दीजिए 4.0, क्योंकि कोई भरोसा नहीं कि आपका हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अगर मार्क्स अच्छे हैं तो फिर तो कोई बात नहीं, और फिर भी आप इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और देखिए दूसरा जो पॉइंट है कि आपका ये तैयारी कब से स्टार्ट करनी होगी। तो देखिए आपका दीपावली निकल गया, ठीक है, दिवाली निकल गया और आपने काफ़ी जो भी है अपने समय जितना भी है बर्बाद कर लिया। और मैं तो कहूँगा कि आज ही से आप स्टार्ट कीजिए जिस दिन ये वीडियो देखें। और आपको ऐसा नहीं करना है कि जैसे नहीं एक डेट फर्स्ट डेट को हम ये प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो जिस दिन भी आप ये वीडियो देखें या आपके अंदर कुछ भी ऐसा फर्क महसूस हो कि हाँ मुझे टीआरई 4 की अभी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए। वैसे तो आप लोग काफ़ी बीच में मोटिवेशन आपको मिला होगा कि हाँ मुझे टीआरई 4 की प्रिपरेशन करनी चाहिए, लेकिन ये टीआरई 3.0 की वजह से ये आपको इन दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आप कई बार अपने टारगेट से भटक जाते हैं। जुलाई में पेपर हुआ था, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं आया, ठीक है। तो हो सकती है ये परेशानियाँ, 3 महीने का जो आपका समय था इसी तरीके से आपका वेस्ट हो गया, ठीक है। और अभी भी आप ये कहें कि टीआरई 4.0 कब आएगा, तो उसकी भी कोई आपकी टारगेट नहीं है कि मतलब कब आ सकता है, किस मंथ में आ सकता है। लेकिन हाँ ये तो है कि आपका टीआरई 4.0 आएगा ज़रूर। तो इसमें देखिए आपका जो पेपर है, मान लीजिए आप पीआरटी का भी डाले हैं और आपने जूनियर भी डाला हुआ है 6 का, और आप दोनों की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या आपने टीजीटी और टीजीटी पीजीटी वाला भी आपने दिया है, जो भी आपके
बीएड आप डिग्री किए होंगे, ठीक है। तो मान लीजिए आप 2 विषय की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं, तो आप कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप ये सोच रहे होंगे कि ये प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करें, तैयारी जो भी आपका, इसमें 2 पेपर होते हैं, ठीक है। 2 पेपर क्या मतलब, आपने 2 सब्जेक्ट्स चूज़ किए हैं, मान लीजिए आपने पीआरटी और जूनियर दिया है, और पिछले ईयर 3.0 में दिया था, और किसी कारणवश आपका जो नंबर है वो कम है, आप बॉर्डर लाइन से भी नीचे हैं, तो आपको क्या करना है कि जैसे उसमें जो कॉमन सब्जेक्ट हैं उनको आप निकाल लीजिए। जैसे मान लीजिए जूनियर में आपका एसएसटी है आपका, ठीक है। जो एसएसटी है आप उसको अच्छे से तैयार कीजिए, और इसके लिए मैंने सोर्स भी बताया था आपको, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी मस्ट है, और एनसीईआरटी के अलावा आप कुछ भी मत अभी तैयार कीजिएगा। एनसीईआरटी आपके लिए बहुत ही आपके लिए ये समझ लीजिए ऐसा यूनिक मटेरियल है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा। बाकी आप जब भी 1-2 महीने बचे हैं आपके, जैसे पेपर से पहले 1 महीने का समय मिल रहा है, तो आप दूसरी चीज़ें भी ट्राई कर सकते हैं। लेकिन मुझे जो आपको बताना है वो केवल एनसीईआरटी ही आपको फॉलो करानी है, ठीक है। एनसीईआरटी के लिए मैंने वीडियोज़ भी अपलोड करने स्टार्ट कर दिए, और हो सकेगा तो जल्द से जल्द मैं आपको ये एनसीईआरटी की पूरी प्लेलिस्ट आपको उपलब्ध करा दूँगा। बाकी आपके पास अगर बुक्स हैं तो आप बुक्स से पढ़ लीजिए, और या फिर आपके पास पीडीएफ नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिएगा। काफ़ी पीडीएफ्स आपको मिल जाएंगी यहाँ पे चैनल पे, और भी बहुत सारी बुक्स हैं, वो उन बुक्स को भी आप पढ़ सकते हैं। और देखिए, आप जो भी पढ़ें, जो भी बुक्स पढ़ें आप, उन सभी का एक टारगेट ये रखिए कि देखिए कोई भी बुक हो, आपको जब तक 2 बार नहीं पढ़ेंगे, या 1 से 2 बार या 3 बार नहीं पढ़ेंगे, तब तक आपको वो सही से आपके दिमाग में जाएगी नहीं, ठीक है। तो इसलिए बुक्स जो भी पढ़ें अच्छे से पढ़ें, और अच्छे माइंडसेट के साथ पढ़ें, क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि आप एक दिन में आपने 2 बुक्स पढ़ ली, तो ये इसका कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप एक दिन में 1 बुक पढ़ें, या क्योंकि देखिए एनसीईआरटी है ना, तो आपने छोटे क्लासेस में पढ़ी थी, तो आपको पढ़ने में वो ज़्यादा बोरियत महसूस होती है। लेकिन सच बताऊं तो आपको जब एग्जाम में उस तरीके के क्वेश्चंस मिलते हैं ना, और वो आपके आपके एग्जाम हॉल में आपके क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, तो आपको बड़ी ग्लानि होती होगी कि इतने छोटे क्वेश्चंस मुझसे गलत हो गए। तो इसी वजह से बोल रहे हैं कि आपको देखिए यहाँ पे ज़्यादा होशियार नहीं होने की जरूरत है। आप आपके साथ नहीं, ये सभी के साथ होता है। जो आपके सिंपल क्वेश्चंस होते हैं, इजी जो वे वाले होते हैं, तो इजी क्वेश्चंस भी आपके गलत हो जाते हैं, क्योंकि आपके माइंड पे प्रेशर रहता है। और आपने मान लीजिए टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 सभी एग्जाम दिए, तो आपके पास एक्सपीरियंस बहुत सारा है, ठीक है। मुझे ये बताने की जरूरत नहीं कि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, हालांकि खूब एक्सपीरियंस आपके पास है। और या फिर आप 4.0 देने वाले हैं, तो ऐसा नहीं कि आपने अभी तक कोई भी एग्जाम नहीं दिया हो, आपने एग्जाम्स दिए और एक्सपीरियंस भी हो चुका है। तो आप उसी एक्सपीरियंस के आधार पर आपको ये एग्जाम्स है आगे के टैकल करने हैं कि मुझे कैसे प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। आप अगर कोर्स वगैरह लेते हैं, तो कोर्स में आपको केवल ये फायदा होने वाला है कि आप उसी कोर्स से बंधे रह जाएंगे, ठीक है। उसके अलावा आप ना तो एनसीईआरटी पढ़ेंगे ना एससीईआरटी पढ़ेंगे, आप उनकी बुक्स या उनके जो कोर्सेज दिए हैं, रिकॉर्डेड वीडियोस दिए हैं, केवल वही देखेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं देखेंगे। तो मेरी राय है कि आप ये इन कोर्स के चक्कर में ना पड़ें। और अगर आप पूछेंगे कि जो टॉपर्स होते हैं, जो लड़के टॉप करते हैं, तो उनका कोई बैच नहीं होता, ना उन्होंने कोई आपके जो पेड ग्रुप है वो ज्वाइन किया होता है। वो अपनी प्रिपरेशन जो है ना, वो अपनी सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं। आप कोई भी टॉपर हो, आप पूछिएगा। हालांकि सभी लोग अपनी स्ट्रेटेजी नहीं बताते हैं, वो केवल आपको भ्रमित करते हैं, ठीक है। लेकिन जो फेल्यूर स्टूडेंट होता है, वो आपको अपनी सभी जो अप्स एंड डाउन्स बताएगा, उसने कैसे इसमें वो फेल कैसे हो गया, इस तरीके से वो सब बताएगा। और मेरी मानिए तो आप टॉपर्स जो भी हैं, मेरे हिसाब से जो भी टॉपर्स होते हैं, वो केवल अपनी सेल्फ स्टडी से ही एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं। बाकी ये नोट्स वगैरह, नोट्स मेकिंग आप अगर अपने आप से करें, खुद से करें, तो अच्छा रहेगा। क्योंकि आपने देखा भी होगा कि जैसे आप कोई भी नोट्स बनाते हैं, तो अपना नोट्स पढ़ने में जो आनंद आता है, वो किसी दूसरे के नोट्स पढ़ने में वो नहीं होता है। क्योंकि आपने अगर एक पेज पे कहीं पे लिखा हुआ है, तो आपको वो ढूंढने में परेशानी नहीं होती। तो इस वजह से आपको सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। और मैं तो बोलूँगा कि आपको एनसीईआरटी, मैं हर वीडियो में आपको बोलता हूँ कि एनसीईआरटी आपको करनी ही करनी है, ठीक है। एनसीईआरटी के अलावा आप कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि आपको मैंने एनालिसिस करके दिखाया कि 90% आपके जो क्वेश्चन हैं वो एनसीईआरटी से ही आते हैं। 1-2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, या मान लीजिए 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, लेकिन फिर भी आप उसमें से भी 2-3 क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जनरल्स
जनरल होता है, जैसे आपका साइंस हो गया, जनरल स्टडीज हो गया, उस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप वो कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं, क्योंकि अपने इतना एक्सपीरियंस आपको हो गया है, काफ़ी एग्जाम्स दिए। ऐसा नहीं कि आप फेल हो रहे हैं तो आप जो भी आपके एक्सपीरियंस है वो बेकार है, ऐसा नहीं है। आपने जितने भी एग्जाम्स दिए, फेल हुए हैं, तो आपके पास एक एक्सपीरियंस है कि मुझे अगले एग्जाम में क्या करना है, मुझे अगले एग्जाम में ये नहीं करना है, इस तरीके से। तो देखिए, सेकंड आपका स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, तो स्ट्रेटजी आपकी यही होनी चाहिए कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी पढ़नी है। ठीक है, और एनसीईआरटी के साथ साथ अगर आप हो सके तो पीवाईक्यू, ठीक है, जो भी आपके एग्जाम्स हुए टीआरई के 1, 2, 3, उन क्वेश्चंस को आप ऐसे पढ़ लीजिए जैसे आपने उन क्वेश्चंस को रटा हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन देखने को मिल जाए उसी कैटेगरी का मिले, ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन आराम से हो जाए। ठीक है, एनसीईआरटी से अगर आप पढ़ेंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे कि पीवाईक्यू लगाएंगे। और अगर आपके पास जैसे बीपीएससी की जो एग्जाम्स हुए 38 to 69 की आपके पास अगर पीडीएफ हो तो उससे पढ़ लीजिए, या बुक हो आप उससे पढ़ लीजिए, घटना सार की आती है, घटना चक्र की आती है। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, पीवाईक्यू होते हैं आपके, चैप्टर वाइज होते हैं। ठीक है, तो आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, चैप्टर वाइज होते हैं आपके। जैसे जीएस का हो गया, जैसे मान लीजिए सिंधु घाटी सभ्यता की होगी, या आप इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, काफी बड़ा चैप्टर है आईएनएम का। ठीक है, और इससे क्वेश्चन आपको पक्का मिलता है। और 1857 की रिवॉल्ट हो गया, 1857 की क्रांति जो होगी, इसमें आपके जो बिहार का योगदान क्या है, जब का मॉडर्न हिस्ट्री वो पूरा आपके बिहार के परिप्रेक्ष्य में पूछा जाता है। ठीक है, और बिहार के परिप्रेक्ष्य में भी होता है आपका, जैसे इंडियन हिस्ट्री के बारे में भी पूछ लेते हैं कभी कभार। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी जो स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि आपका पहले बुक्स पढ़िए। ठीक है, बुक्स के हिसाब से आप इस चैप्टर वाइज पीवाईक्यू जरूर लगाइए। ठीक है, अभी आप बोलेंगे पीवाईक्यू जो होता है वो अभी अभी नहीं लगाना है, तो पीवाईक्यू ऐसा है कि आपको अगर आप चैप्टर वाइज लगाते चलेंगे तो उससे क्या होगा कि आपकी जो क्लियर होता चला जाएगा और अच्छे से याद भी होगा। अगर आप दोबारा से उस चैप्टर को पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा सा दिमाग में ये बना रहेगा कि हाँ मैंने ये पीवाईक्यू किए थे, और उससे एग्जाम से रिलेटेड जो भी बीपीएससी में आए हुए थे। ठीक है, और आपको इसी मेथड को फॉलो करना है, स्ट्रेटजी यही है, बाकी ऐसा कुछ खास स्ट्रेटजी नहीं होती। ठीक है, और अच्छा देखिए, आपका नेक्स्ट जैसे आपका पॉइंट रहता है कि आप जैसे सुबह उठे और पूरा दिन निकल गया, ठीक है, और आपने कुछ किया भी नहीं, और रात को आप जैसे लेटते हैं तो आपको पछतावा होता है कि मैं आज कुछ भी नहीं पढ़ा है। ठीक है, तो ये सभी को होता है, हालांकि आपके साथ अकेला नहीं है। तो आप टारगेट सेट कीजिएगा, और मैं इसकी एक ट्रिक बताने वाला हूँ आपको, टारगेट सेट कैसे करना। आप सभी के फ़ोन में एक नोट्स नाम का एक एप्लीकेशन होता है। ठीक है, नोट्स उसमें मेकिंग वाला होता है। तो आप उस नोट्स को क्या करें, एप्लीकेशन को स्टार्ट कीजिए, और रात को जब आप सोने से पहले उसमें लगभग आप जो भी दिनचर्या है, जैसे रात को क्या होता है कि आपको थोड़ा सा गिलानी टाइप की होती है, मुझे ये कल किया था, करना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। हालांकि सभी से नहीं होता, फिर भी आप नोट्स जो है उसमें बनाइएगा। सॉरी, नोट्स नहीं, आपको डेली टास्क जो लिखने हैं, आपको 2 से 4 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है, आपको जैसे सुबह उठ के आपको जैसे आईएनएम का एक चैप्टर पढ़ना है, या मतलब आपको मॉडर्न हिस्ट्री का एक चैप्टर पढ़ना है कोई भी, और आपको कौन सी एनसीईआरटी पढ़नी है, तो आप उसमें टारगेट सेट कर लीजिए। ठीक है, और उसे सुबह उठ के, और आप थोड़ा सा अगर स्पिरिचुअल में थोड़ा सा बिलीव करते हैं तो आप भक्ति के जो भी है मार्ग पे जा सकते हैं, अगर मोटिवेशन चाहिए। ठीक है, क्योंकि जो भक्ति का मार्ग है ना, वो आपको ज़्यादा संतुष्टि देगा। बाकी आप जो भी हैं गाने वगैरह सुनते हैं, सुनिए। और सुबह आप ऐसा कीजिए कि सुबह 4 बजे जरूर उठा कीजिए, ब्रह्म मुहूर्त होता है। ठीक है, तो उसमें आपके दिमाग पे जो भी होता है पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, और इस तरीके से आप अपने जो टारगेट है उस पैड पे, आप नोट पैड जो दिया होता है इसमें आप लिख लें। ठीक है, दूसरे दिन क्या करना है कि आपको किसी भी हालत में, आप सुबह से लेकर शाम तक 12 घंटे तक आपको दिन में ये टारगेट्स को पूरा करना है। अगर आप जॉब करते हैं तो अच्छी बात है, आपको टाइम मिलता है रात को। ठीक है, 6 बजे के बाद जो भी है आप अच्छे से उस पर कर लीजिए। मान लीजिए आपके पास शाम को भी समय कम होता है, तो आप सुबह उठ के मान लीजिए 4 बजे नहीं उठ पाते हैं, 5 से जो भी है 1-2 घंटे का टाइम आप सुबह दीजिए, और शाम को ऐसे ही आप इसको स्लॉट्स में बांट लीजिए। ठीक है, और प्रिपरेशन आप स्टार्ट कर दीजिए अभी से, क्योंकि आपके लिए जो भी आपका छोटा सा कदम है आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। और मैं ये आपको बताने वाला हूँ कि देखिए, ऐसा है कि अगर आप ये सोचते हैं कि मैं
विद इन 2 मंथ्स में आपका ये प्रिपरेशन हो जाएगी, तो आप ये गलत सोचते हैं। ठीक है, कोई भी एग्जाम हो ना, 1 महीने में अगर मान लीजिए 1 मंथ का भी टाइम देता है तो आपसे एग्जाम नहीं निकलेगा। क्योंकि ऐसा होता है कि आपकी जो एग्जाम होती है वो पीछे की नॉलेज से आपकी होती है, जो आपने पिछला पढ़ा हुआ है। मान लीजिए कि आपने मैथ्स दीजिए, कि मैथ्स में जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, जैसे द्विघात समीकरण, आपने जब पढ़े हुए हैं पिछली बार, या आपने जो आपके क्लासेस थी क्लास 9-10 में आपने पढ़े हुए हैं, तो उसे रिकॉल करने में आपको ज़्यादा आसानी होती है। ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं कि आपको ये प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट करनी है। 1 महीने में कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, कोई भी एग्जाम 1 महीने में नहीं निकलता है, आपको प्रिपरेशन पहले से स्टार्ट करनी होती है। जैसे हिस्ट्री वाला हो गया पोर्शन, तो आपने कई बार आपने ये हिस्ट्री के चैप्टर्स पढ़े हैं। ठीक है, और टॉपिक्स पढ़े हैं, जैसे इंडियन नेशनल मूवमेंट हो गया, गांधी एरा हो गई। ठीक है, अगर आपके पास ल्यूसेंट की बुक हो तो बहुत बेस्ट है। ठीक है, ल्यूसेंट आप पढ़ सकते हैं। तो जब तक आपने ये पहले पढ़ा नहीं है तब तक आप इसे रिकॉल नहीं कर सकते। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रिपरेशन ऐसे स्टार्ट करनी है, क्योंकि आपको रिवीजन के लिए जो भी आपको टाइम मिलेगा 1 महीने 2 महीने, तो उसमें क्या कर सकते हैं, आप अपना रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, बाकी सिलेबस तो ऐसा नहीं कि कोई 1 महीने में हो जाता है सिलेबस। ठीक है, तो आपने अगर मान लीजिए 1 2 3 तैयारी दिए हुए तो आपको इसके बारे में नॉलेज होगी। क्योंकि जब प्रेशर होता है ना एग्जाम का 1 महीने का, जैसे मान लीजिए, तो उसमें दिन बहुत कम दिखते हैं आपको। ठीक है, और आपका समय जो है हाथ से चला जाता है धीरे धीरे, और आप फिर लास्ट में क्या करते हैं, जैसे प्रैक्टिस लगाते हैं। और ये भी एक बहुत ही बड़ी दुविधा है, आप प्रैक्टिस लगाते हैं और आपके मार्क्स नहीं आते तो आपको ज़्यादा डिमोटिवेशन होता है। ठीक है, तो मैं तो ये बोलूँगा कि आपको प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं लगानी। ठीक है, प्रैक्टिस आपको नहीं लगानी है, उससे क्या होता है, आपको निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आपको कई लोग बताते हैं कि आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए। देखिए, टाइम मैनेजमेंट आपको करना है, तो आप 1-2 टेस्ट पेपर लगा लीजिए, वो अच्छा है। लेकिन आपको यहाँ पे जो एग्जाम के दिन रह गए, जो भी 7-8 दिन रह गए, उस टाइम पे क्या है कि आपको प्रैक्टिस नहीं लगानी चाहिए। उससे आपको कुछ नहीं निगेटिविटी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, आपके नंबर कम आएंगे तो आपको थोड़ा सी घबराहट होगी, और वैसे भी आपको एग्जाम हॉल में बैठेंगे आके तो उसमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक है, तो आप जितना भी हो सके टाइम मैनेजमेंट के लिए आप 1-2 सेट लगा लीजिए बाई चांस, और फिर भी आपके लिए, देखिए इसमें समय काफ़ी मिलता है और इतना भी हार्ड पेपर नहीं होता है। हाँ, 2.0 जो हुआ था आपका, मैं उसकी एनालिसिस करा दूंगा। जीएस सेक्शन था, वो काफ़ी हार्ड आया था। ठीक है, और नेक्स्ट आपका है ये मोटिवेशन रहने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, मोटिवेशन रहने के लिए आप कोई भी चैनल देख लीजिए, आप उससे मोटिवेशन वीडियोस देख सकते हैं, और आप हो सके तो भक्ति मार्ग में आप जा सकते हैं। आप कोई भी वीडियो चला लीजिए, या गाना है आप सुन सकते हैं। ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा भी वैसा महसूस हो कि मुझसे नहीं हो पाएगा, या आप रात को सोने से पहले आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए। आपका स्पिरिचुअल जो चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा आपको मोटिवेट करती हैं, अकॉर्डिंग टू अदर जो भी है आपका। तो इस तरीके से आप अगले दिन जो है आप अपना नोटपैड में जो भी टास्क है वो बना लीजिए, अगला दिन इसी से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, और कोशिश ये कीजिएगा जो आपने टास्क बनाए हुए वो पूरा कर सकें। ठीक है, और आपको बाद में कोई गिलानी ना हो कि देखिए मैंने ये नहीं कर पाया, तो अगले दिन ये आप जरूर कीजिए। देखिए, त्यौहार तो आपके आते जाते रहते हैं, और अच्छी बात है आपकी दीपावली, ईश्वर ने चाहा तो आपकी अगले साल की जो दीपावली या आपकी होली है वो अच्छे से बीते ही। बस आपको ये खुद से करना पड़ेगा, ये कदम आपको उठाना है। ऐसा नहीं कि आपने 1 2 3 दिया आप फेल्यूर है, ऐसा कुछ भी नहीं। आपके जैसे बहुत से लोग जो टीआरई 4 की प्रिपरेशन के लिए अभी इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप ही एक फेल्यूर है, उन्होंने भी ये मेहनत की थी। हालांकि 1-2 मार्क्स से रह गए या कोई भी कमियां रही हो, तो आप अभी से उसमें सुधार कीजिए, और टीआरई 4 के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक है। बाकी अगर आप टीआरई 4.0 की जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपको कुछ भी गाइडलाइन चाहिए हो, गाइड चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इसमें काफ़ी वीडियोस मैंने अपलोड किए हुए हैं। और मैं ये नहीं बोल रहा कि मेरा केवल चैनल देखिए, आप यूट्यूब पर जितना भी कमा सकें वो अच्छा है अभी आपके लिए, क्योंकि आपको जो है ऑफलाइन मेहनत करनी है। बुक्स वगैरह अगर आपके पास हो तो बुक्स पढ़ लीजिए एनसीईआरटी की, और अगर नहीं है तो आप पीडीएफ देख लीजिए, और अगर वो भी नहीं है तो आप वीडियो देखिए उसके बाद पीडीएफ पढ़िए। ठीक है, तो 2 बार तो आपको एनसीईआरटी पढ़नी ही है, कोई भी हो आपकी एनसीईआरटी, उसे पढ़ना ही पढ़ना है आपको। और जैसे आपका 2 पेपर का मैंने बताया कि 2 या 3 पेपर आपने डाले हुए हैं, तो उसमें समस्याएं होती हैं करने में।
जैसे आपने टीजीटी का डाला और ये आपका जूनियर वीजीटी इस तरीके से डालेंगे तो आपका क्या होता है कि जो लो लेवल का होता है जैसे जूनियर हो गया तो उसमें आपके मार्क्स अच्छे आते हैं, और जैसे जैसे आपका हायर लेवल जाते हैं उसमें मार्क्स कम हो जाते हैं। तो बस समस्याएं यही है कि आपकी जो बुक्स है आपको, सॉरी, जो आपके सब्जेक्ट्स हैं कॉमन सब्जेक्ट है उन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि वो आपके मार्क्स गेन कराएंगे। और आपके सब्जेक्टिव मार्क्स हैं, और जैसे हिस्ट्री में हो गया आपका, जैसे ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, इस तरीके से जो आपके सब्जेक्ट हैं उन पे ज़्यादा पकड़ अच्छी से बनेगी। और जीएस का जो मैंने 40 मार्क्स का मैंने बताया था उसकी स्ट्रेटेजी मैंने अपलोड की थी, आप एक बार चैनल पर विजिट कीजिएगा, देख सकते हैं आप। 40 मार्क्स में अगर 40 में आपका 30 प्लस आ गया तो आपके लिए बहुत बेस्ट है, ठीक है। और बहुत से लोगों के 25 प्लस भी आते हैं तब भी उनका एग्जाम क्लियर हो जाता है, क्योंकि उनका जो सब्जेक्टिव वाला होता है, एक सब्जेक्ट होता है उनका अच्छा होता है, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी हो गया 80 क्वेश्चन का उसमें मिलता है आपको टीजीटी पीजीटी में, और ऐसे ही आपका जूनियर में क्या होता है कि 40 मार्क्स का मिलता है, तो उनका वो अच्छा होता है, सब्जेक्ट अच्छा होता है। इस वजह से जो जीएस में होते हैं 40 मार्क्स में अगर उनके 25 भी हो जाते हैं तब भी उनका सिलेक्शन हो जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और मोटिवेशन के लिए आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी का मतलब है कि आप कोई भी वीडियो देख सकते हैं, या जो भी आपके धार्मिक पुस्तकें हैं उन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा वीडियोस में मोटिवेशन क्या करते हैं कि वो गीता पढ़ लेते हैं सुबह, तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं जो भी है। आपको अगर ऑफलाइन बुक्स पढ़ना अच्छा लगता है तो आप वो पढ़िए, ठीक है। आप जो वीडियो पे ये स्क्रॉल करने वाला ये मत कीजिए, जो शॉर्ट्स है ये मत देखिए, इससे क्या होगा आपका माइंडसेट खराब होगा और कुछ नहीं। शाम को जब आपको रात को नींद आएगी तो आप केवल आपको ग्लानि मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। आप अपना जो डाटा है, जो सोचते हैं कि मुझे 2 GB डाटा मिला है तो उसे खर्च करें, ऐसा नहीं। जरूरी नहीं आपका डेटा जो है वो खर्च ही हो, ठीक है। अगर आपका सेफ बचता है तो अच्छी बात है, वो वेस्ट होने दीजिए, आप अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए बस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।